इतना ज़्यादा समाज ने सक्सेस को ओवररेट कर रखा है और फेलियर को अंडररेट कर रखा है कि हम मान लेते हैं कि फेलियर, जो व्यक्ति फेल हुआ, मानो उसने फेल होने के प्रोसेस में कुछ हासिल ही नहीं किया। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, काफ़ी पॉपुलर एजुकेटर, प्रोफेसर, टीचर मौजूद हैं। इन्हें आप टेडेक्स पे सुन चुके हैं, जोश टॉक्स पे सुन चुके हैं और बहुत बार आप अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सभी जगहों पे आईएएस के लिए मॉक इंटरव्यूज़ लेते हुए इनको सुनते होंगे। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विजेंद्र सिंह चौहान ऑन आवर शो। विजेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन टू कम ऑन आवर शो। थैंक यू वेरी मच। आई एम डिलाइटेड। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपसे बात करके और ज़्यादा खुशी हो रही है। आई होप ऑडियंस से बात करके उन्हें भी मज़ा आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। सो हाउ इट स्टार्टेड विजेंद्र जी, कैसे ये जर्नी शेप अप करी? आज काफ़ी लोग हैं जो आपके इंटरव्यूज़ के स्किल्स को फॉलो करते हैं, उनसे बेनिफिट लेते हैं, आईएएस क्रैक करते हैं, तो हाउ इट स्टार्टेड फॉर यू? वेल योगेन जी, अगर जर्नी जैसा देखा जाए तो पिछले 2 दशक का मामला है। ये सही है कि लोगों ने देखना शायद अभी पिछले 4-5 साल में शुरू किया है। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया आने के बाद ये चीज़ें अपलोड होनी शुरू हुई और लोगों ने देखा, फिर खासतौर से कोविड के बाद लोगों ने पहचानना शुरू किया। लेकिन अगर यात्रा की शुरुआत देखें तो डॉक्टर विकास देवी कीर्ति हमारे दोस्त हैं। हम लोग बहुत पहले जब कॉलेज में साथ साथ थे, बल्कि हम लोग रूममेट हुआ करते थे, क्लासमेट थे, डिबेटिंग टीम में साथ साथ थे। तो उन्होंने जब ये वाला करियर शुरू किया तो जब इंटरव्यूज़ का सवाल आया तो उन्होंने बात की कि विजेंद्र ऐसा किया जा सकता है। तो उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था, इस वजह से अधिकांश लोगों को नहीं पता, लेकिन यात्रा लगभग 2 दशक की रही है। और अगर अपनी यात्रा की बात करूं तो जाहिर है कि दिल्ली का बच्चा रहा हूं, दिल्ली की बस्ती से पला बड़ा हूं। तो उस दौरान स्कूल में, कॉलेज में जो तमाम एक्टिविटीज़ होती हैं, डिबेटिंग और दूसरी तरह की चीज़ें, उनसे शायद ये सारी स्किल्स एक्वायर की होंगी, जिसमें मैंने लोगों को ये पढ़ना सीखा। मैं से लोगों को पढ़ना कहता हूँ क्योंकि नॉर्मली किताब की तरह जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को एक किताब की तरह पढ़ना, ये वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल करता हूँ। तो ओवरऑल इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी। यूजुअली अपनी ज़िंदगी में बहुत योजनाएं बनाकर चीज़ें नहीं करता रहा हूँ, कम की है। इसलिए ये समझिए कि ये यात्रा में आया फ्लो में, और अचानक ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज दैट लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, लोग मिलने लगे हैं, बट आई डिडंट प्लान फॉर इट। लवली। सो मतलब यू जस्ट सरेंडर्ड टू द एज द सिचुएशन केम इन योर लाइफ। दैट्स बीन अ वेल थॉट फिलॉसफी इन माय लाइफ नाउ। आई हैव रियलाइज्ड दैट कि ये जो लगातार का प्रेशर है, फोकस करो, सक्सेस में जाओ, जीतना है, तोड़ना है, फोड़ना है, आई बीन स्पीकिंग अगेंस्ट इट फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, बिकॉज आई फाइंड इट दैट देयर आर 2 इश्यूज विद इट। यस, वन इज इट इज़ इनह्यूमन। दूसरा इसके साथ जो है, इट्स वेरी मैस्कुलिन। अगर आप ध्यान से देखें तो इट्स मैस्कुलिन इन द टर्म, इन द सेंस दैट ये बहुत हिंसक है, वायलेंट है। मैंने इस पर गंभीरता से विचार किया। मैं जेंडर पढ़ाता हूँ, उस दौरान इस बात को समझा। अगर आपको मालूम हो कि बहुत पहले से ही माना जाता रहा है कि विमेन वर फूड गैदरर एंड मेन वर हंटर्स। हंटिंग जिसमें आपको शिकार दिख रहा है, जाना है, तोड़ देना है, फोड़ देना है, मार डालना है, एंड आसपास नहीं देखना है। सो यू हैव अ पाथ टू फॉलो। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप विमेन एज फूड गैदरर को देखें तो वो ये नहीं जा सकती कि मुझे आज अखरोट ढूंढने जाना है, अखरोट मिलेगा तो लूँगा, बाकी चीज़ें नहीं लूँगी। नहीं, राइट? सो दे आर फूड गैदरर्स, दे लुक फॉर एवरीथिंग एंड वट एवर इज इम्पॉर्टेंट दे जस्ट कीप पिकिंग इट। दिस डिफरेंस इन द नेचर ऑफ हंटर एंड फूड गैदरर, ये धीरे धीरे बाद में हमारी भाषा में कहते हैं मिथकीकृत होता गया। ये एक आर्कीटाइप जैसा बन गया, मिथ जैसा बन गया। तो ये वाला सिद्धांत है जो मुझ जैसे दूसरे लोग जो अपने आप को मोटिवेटर्स कहते हैं, दूसरी जगहों पे जाकर के हाँ तोड़ना फोड़ना सिखाते हैं, वो लोग इसी वायलेंट वाले मोड में रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में वो फेमिनिन वाला रास्ता चुना कि ठीक है, आई विल बी केयरफुल मैं कहाँ जा रहा हूँ,
लेकिन वहाँ जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, मैं उनमें से क्या हासिल कर सकता हूँ वो मैं लेने की कोशिश करूँगा. एंड सो फॉर द जर्नी इज़ ब्यूटीफुल. वाई? वन, जब हम एक बहुत पोलराइज सोचते हैं, मुझे तो बस वो CEO की नौकरी दिख रही है, और उसके आस में भी एक्चुअली deprive ourselves of wonderful experiences because we are focusing on one thing that we want to achieve 10 days down the line, 10 years down the line, maybe 30 years down the line. But if you are open to experiences like food gatherer is, and whatever is valuable, you value that, and then you pick that up. And you never know when you'll be using it. लवली. सो रिसेंटली आपकी सोशल मीडिया जर्नी भी कंटिन्यू चल रही है. सो हाउ इज़ दैट एक्सपीरियंस? लाइक यू आर मेकिंग कंटेंट एंड इन सम ऑफ योर रील्स आई हैव हर्ड यू सेइंग दैट ये जो छोटे रील्स बनाने हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए. बेटर है कि लंबे वीडियोस में बनाओ. It is, Yes. for obvious reason. I've been teacher all through my life, right? I started this teaching thing maybe some 25 years ago. So किसी भी टीचर के लिए 35 मिनट 50 मिनट की क्लास उसका टेम्पलेट होती है. ऐसे में अगर उसे कहा जाए नहीं 35 सेकंड 40 सेकंड 50 सेकंड में बात कहनी है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है डेफिनेटली. एज फार एज दिस जर्नी ऑफ द सोशल मीडिया इज कंसर्न, आई डोंट नो अधिकांश लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन व्हेन आई वाज ट्रेन्ड एज एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाज माय फील्ड, बट देयर आई फेल्ट, मुझे दोस्तों ने कहा, बाकी लोगों ने कि भाई ऐसा लग नहीं रहा कि तुम इंजीनियर वाला तुम्हारा माइंडसेट है, तुम्हें लिटरेचर पढ़ना चाहिए. और उस समय ये बहुत मुश्किल होता था कि आप इंजीनियरिंग से लिटरेचर जैसी फील्ड में जाएं, बट आई डिड. और उसके बाद मैं हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए पहले और बाद में पढ़ाने के लिए पहुंचा. इस प्रोसेस में हम लोगों ने, चूँकि मेरे पास इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था और हिंदी का बैकग्राउंड था, बहुत पहले, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ, जब हिंदी में यूनिकोड आने वाला था, तब हम लोगों ने सोशल मीडिया शब्द तो तब नहीं था, ब्लॉगिंग शब्द एक आने वाला था, वो भी 2004 में आता है हिंदी में. हम लोगों ने इंटरनेट पर हिंदी को लेकर एक तरह का, हम लोग मतलब हम जैसे कुछ सही कुछ सन की कुछ थोड़ा पागलपन लिए हुए देश भर के लोग थे, बल्कि NRIs भी थे उनमें जो हिंदी से प्यार करते थे. उन्हें सोचा कि हिंदी को इंटरनेट पर होना चाहिए. हम लोगों ने वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ लड़ी और फाइनली फिर यूनिकोड आता है और ब्लॉगिंग शुरू होती है. तो हम लोग हिंदी के कह सकते हैं कि शुरुआती ब्लॉगर्स में थे. मसीह जीवी नाम वहीं से आता है. मैंने मसीह जीवी नाम से लिखना शुरू किया. मेरे से बार बार हमारे दर्शक पूछते हैं कि सर इस सब का क्या मतलब है. यूजर नेम भी शायद यही है. तो जब हम कहते हैं मसीह, तो मसीह का मतलब दरअसल होता है इंक, स्याही. ओके. तो कबीर ने कहा है कि मतलब मसीह कभी गहे नहीं और कलम थी धरी नहीं हाथ, मतलब मेरे पास ना तो कभी स्याही थी ना मैंने कलम रखी है, मैं तो सिर्फ मोहब्बत पढ़ी है. तो मसीह का मतलब दरअसल स्याही है, तो स्याही पर जीने वाला बेसिकली मसीह, मतलब लेखक हो गया, पत्रकार हो गया, ये सब लोग होते हैं. तो हम लोगों ने वहाँ से सोशल मीडिया शुरू किया था. इसका मतलब हिंदी में सोशल मीडिया जब शुरू होता है तो हम मोरलेस वहाँ थे. मतलब मैं अकेला नहीं था, जाहिर है कि हम 150 लोग थे, कई वो आज तक दोस्त थे. तो सोशल मीडिया तो मेरा पहले से चल रहा था, लेकिन वो टेक्स्ट वाला था. ये जो नया वाला सोशल मीडिया शुरू होता है वेब 2.0, बल्कि अब तो वेब 3.0 कहना चाहिए, जिसमें वीडियो एक प्राइमरी वो है, वो हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, जब ये महसूस हुआ कि आपके पास भी एक ठिकाना होना चाहिए जहां आप अपनी बात को कह सकें और जो बदलाव आप चाह रहे हैं समाज में, यूथ में, वो मैसेज दे सकें. ये सही है कि मतलब आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे दृष्टि के मॉक इंटरव्यूज़ में देखा है, लेकिन दृष्टि एक संस्थान है और उसके जाहिर है कि अपना एक व्याकरण है. मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसके उस प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकता. मतलब सो मच सो कि इवन डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, उनको भी अपना एक अलग से चैनल, वो तो दृष्टि के मालिक हैं. यस, उन्होंने भी रिसेंटली अपना चैनल बनाया. उनको भी अपना चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ी. दोस्त हैं और हम लोगों ने बात भी की थी. तो कहा कि यार बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं दृष्टि के प्लेटफॉर्म से अगर कहूँगा तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट आएगा, क्योंकि वो एक व्यावसायिक जगह है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, जबकि मेरे मन में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो मैं लोगों को कहना चाहूँ. तो उन्होंने कहा कि मैं अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ. मेरे पास चैनल टेक्निकली तो बहुत पहले से था, जब मैंने कहा सोशल मीडिया शुरू कर रहे थे तभी 16-17 साल से, लेकिन उसको मैं बहुत अपडेट नहीं कर रहा था. तो फिर मैंने आप शुरू किया और सो फार आई एम एंजॉयिंग इट.
मतलब आप तो खैर बड़े नाम है इसमें, तो आपसे तो खैर क्या कहा जाए, बट आई एम श्योर यू डू रियलाइज कि जब हम दिल की बात कह पाते हैं और कुछ लोगों तक भी वो पहुंचती है तो एक तरह का किक मिलता है। एक्चुअली वो उससे जो फिर अपने आप ही मोटिवेशन आता है आगे बढ़ने का, इंटरनल। वेरी ट्रू। एंड मैं तो चूँकि बार बार वो डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, सेंसिटिविटी, इन विषयों पे बात करता हूँ, तो अगर कोई भी एक बच्चा भी कभी कमेंट में मिलते हुए कहता है सर उस वाली बात से मेरी ज़िंदगी पे कुछ असर पड़ा है, तब लगता है कि हाँ ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, बाकी तो सब लोग कर ही रहे हैं। सो ट्रू। सो दिस ब्रिंग्स टू द पॉइंट दैट स्पेशली जो बच्चे करियर में है, कोई आईएएस में कर रहा है, कोई आईआईटी में कर रहा है, और जो रिजेक्शन को हैंडल करना होता है या फेलियर को हैंडल करना होता है, कई लोग कई अटैम्प्ट्स भी देते हैं। जैसे मैं 12th के बाद एनडीए के एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था, तो मैं रिटर्न क्लियर कर गया एक ही बार में। पढ़ाई में होशियार था तो रिटर्न क्लियर हो गया। पिताजी का एम था कि वो नेवी में जाना चाहते थे, उनका कोई जो उंगली है वो इंजन में आ गई थी, तो उसके बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो उन्होंने कहा तुझे जाके देना है। तो मेरा एम तो नहीं था, बट मैंने वो क्लियर कर लिया। फिर 32 एसएसबी इलाहाबाद मेरी आई, तो 5 दिन का जो वहाँ पे एसएसबी होता है वहाँ पे हम गए। तो पहले दिन वो काफ़ी लोगों को पीएबीटी टेस्ट लेके निकालते हैं, तो उसमें तो मैं हो गया सेलेक्ट। फिर 5वें दिन वहाँ पे रहे, तो 5th डे पे मैं, लास्ट डे जो था उसमें फाइनल राउंड में नहीं आया। तो भी ट्रेन के जनरल डब्बे में बैठा हूँ अपनी बेडिंग लेकर के, इधर आईआईटी की तैयारी कर रहा था और उधर बेडिंग में बैठा हूँ। 2 महीना इसकी तैयारी में लगा दिए थे, इंटरव्यू की तैयारी में। तो जब आ रहा था वापस तो बड़ा डिजेक्टेड और डिवास्टेटेड था, अंदर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन और फेलियर की फीलिंग थी। बट समहाउ मेरे सामने एक दूसरा ऑप्शन था कि मुझे आईआईटी, IEEE और मुझे वहीं जाना है, तो उसको मैंने टैकल कर लिया। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वहीं पे ऐसे किस्से हम सुनते हैं कि चौथा अटेम्प्ट था, तीसरा अटेम्प्ट था, कई लोग ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो जो इतना अटैच्ड है अपने आउटकम से, हाउ दे कैन डील विद दिस, वो कैसे इससे डील कर सकता है? सी दुर्खीम ने इस बात को बार बार कहा है, आत्महत्याओं पर शायद बात करना, ट्रिगर की ज़रूरत है यहाँ पर, कि ट्रिगर वार्निंग देने की ज़रूरत है कि अगर हम आत्महत्याओं पर बात कर रहे हैं तो। लेकिन आई डोंट बिलीव कि आत्महत्याएं व्यक्ति के व्यक्तित्व की कमी का परिणाम होती है, नहीं। दीज आर सोशल डिफॉर्मिटीज़। हम समाज में जब चीज़ों को, ऐसी चीज़ों की संख्या बहुत ज़्यादा कर देंगे जिनके बारे में कहा जाएगा वो जान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर समाज में ये दबाव काम करेंगे और इन दबावों के दुष्परिणाम भी देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा, नो ड्रीम, नो एस्पिरेशन कैन बी मोर इम्पॉर्टेंट देन योरसेल्फ। पहली बात। दूसरी बात, यंगस्टर्स कैसे हैंडल करें? यंगस्टर्स से ज़्यादा दरअसल, जैसा आपने कहा, पिताजियों को ये हैंडल करने की ज़रूरत है। यस, वी नीड, एज पेरेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहली बात तो हम अपने सपने किसी पर ना थोपें, इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात उसी से जुड़ी हुई ये है कि अगर वह सपना उस व्यक्ति का भी है, बच्चे का भी है, तब भी हम उसे लगातार बताते रहें कि सपना है, इम्पॉर्टेंट है, पूरी ताकत से लो। लेकिन इस सपने में तुम सफल हो गए या असफल हो गए, इससे आपकी वर्थ तय नहीं होने वाली है। कलेक्टिवली ऑल्सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम ऐसी एक लंबी सी सूची देना बंद करें जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को जान से ज़्यादा गिनाना शुरू करें। हम बताते हैं धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, हम बताते हैं देश बहुत बड़ी चीज़ है, हम बताते हैं समाज, जाति, इनमें से किसी भी चीज़ के लिए जान दी जा सकती है। मैं कहता हूँ किसी चीज़ के लिए जान नहीं दी जा सकती, नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। आई एम इंक्लूडिंग द थिंग्स आई मेंशन, ना धर्म के लिए, ना देश के लिए, ना जाति के लिए, नो। आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये चीज़ें शायद इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जीवन के महत्व को समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंड, फेलियर्स आर वंडरफुल स्केप। आई डोंट नो, आई मीन आई हैव बीन काउंटिंग ऑन फेलियर्स नाउअडेज। मैं लगातार, बल्कि मैं तो आजकल कह रहा हूँ इस बात को कि इतना ज़्यादा समाज ने सक्सेस को ओवररेट कर रखा है और फेलियर को अंडररेट कर रखा है कि हम मान लेते हैं कि फेलियर, जो व्यक्ति फेल हुआ, मानो उसने फेल होने के प्रोसेस में कुछ हासिल ही नहीं किया, विच इज़ नॉट ट्रू। आप फेल होने के प्रोसेस में, ठीक है, आपका नाम PDF की लिस्ट में नहीं आया, वो XYZ किसी भी चीज़ की लिस्ट हो, लेकिन क्या उससे, इस प्रोसेस में आपने जो कुछ हासिल किया उसे अंडू कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
there's a diversity of experiences you have acquired. Value that. And trust me, it is equally important. I'm not saying कि सक्सेस और फेलियर के बीच में कोई सीधा का द्वंद्व है. ठीक है, फेलियर में आपके पास लास्ट स्टेप जो था वो आप मान लीजिए नहीं उस जगह तक पहुंच पाए जहाँ पहुंचना चाह रहे थे. उससे पहले वाले तो थे ही ना. मतलब अभी से बात करें तो वो बच्चा जो मान लीजिए उस SSP के पहले दिन निकला, टेक्निकली आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, बट डज इट मीन कि उसके एक्सपीरियंस की वैल्यू आपसे कम है? नो. राइट, सही बात है. ठीक है ना. या फिर वो जो रिटर्न में बाहर रह गया. आई डू रिमेंबर मैंने CDS दिया था कभी, एंड आई न्यू वेल कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, सो आई विल नॉट बी एलिजिबल. ठीक है, तो मेरा जब SSP कॉल आया तो मैंने बहुत सारे लोगों को वही दिखा के काम चला लिया कि देखो ये आ गया था कॉल. मैं गया ही नहीं उसके बाद, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि आई विल नॉट बी फाइनली इन दैट प्रोसेस. और भी मतलब वजह रहेगी, लेकिन सो इन माई ओपिनियन ज़िंदगी में कोई फूड गैदरर वाली बात अनुभव है. जो जो चीज़ें मिल रही हैं बागीचे से सब शामिल इकट्ठी करते रहिए. ये जो घोड़े की तरह, घोड़े को अगर मालूम हो तो ब्लाइंडर्स लगते हैं घोड़े के, ना इधर देखना ना इधर देखना, सीधा सामना देखना. ये IIT JEE वाले लोगों को बहुत सिखाया जाता है, और सामने देखो, फोकस करो. आई एम सॉरी, आई एम फ्रॉम ए डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट. मेरे हिसाब से हैव डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस, लर्न फ्रॉम द एनी मोमेंट यू कैन. मतलब मैं यहाँ इस समय बैठा हूँ, आपसे सीख रहा हूँ, टीम से सीख रहा हूँ, फिजिकल चीज़ों से भी सीख रहा हूँ. दिस इज़ व्हाट आई डू. तो सर आपने किताब भी लिखी है जेंडर पे, और चाहे वो जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे वो राइट्स की बात हो, आजकल बहुत डिबेट होता है जेंडर आइडेंटिटी पे. सो पहली चीज़ तो कैसे जेंडर आइडेंटिटी हमारे बिहेवियर्स को शेप करती है, और ओवरऑल जेंडर आइडेंटिटी हमारी सोशल आइडेंटिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? वेल यूँ हर सोशल कैटेगरी पे लागू होता है, लेकिन जेंडर पर स्पेसिफिकली कहने की ज़रूरत है, समझना भी थोड़ा सा उस पर आसान है. सिमोन ने बहुत पहले कहा कि स्त्री जो है वो पैदा नहीं होती, बनाई जाती है. तो हम जिस बायोलॉजिकल सेक्स के साथ पैदा होते हैं वो हमारी बॉडी का सच है, लेकिन जो हमारी सामाजिक स्थिति है, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है, वो हमें जो ढालने वाले प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम सोशलाइजेशन कहते हैं, कंडीशनिंग कहते हैं, उससे तय होता है. इस वजह से स्त्रियों जैसा व्यवहार करती हैं और पुरुष जैसा व्यवहार करने के लिए अभिशप्त होते हैं. इसमें उनको कौन से कपड़े पहनाए गए से लेके उनको कौन से खिलौने खेलने के लिए दिए गए, सब अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं. मसलन अगर आप कैसे बैठे हैं, स्त्री है तो आपको कैसे बैठने के लिए सलाहें दी जाएंगी और कैसे बात करने की सलाहें दी जाएंगी. ये सारे फैक्टर तय करते हैं कि आपकी जो जेंडर आइडेंटिटी है वो कैसे निर्मित होगी. और जाहिर है कि जब ऐसा होता है तो फिर इसके आधार पर हमारे समाज में तो ये भी तय होता है कि आपको कौन से संसाधन मिलेंगे, कितने संसाधन मिलेंगे, कितने अवसर मिलेंगे, कितनी भागीदारी मिलेगी. ठीक है, इसलिए हमारे समाज में जेंडर डिवीज़न बहुत ही अधिकांश समाजों में है, लेकिन हमारे समाज में और भी ज़्यादा मुखर है. तो इससे हमारी जो सामाजिक जो पहचान तैयार हो रही है वो केवल इस बात से तैयार नहीं हो रही है कि आप किस रूप में पैदा हुए थे. और इसको आज के समय के हिसाब से अगर बढ़ा लिया जाए तब तो हम इसे केवल स्त्री और पुरुष में ही नहीं देख सकते. फिर हमें उसके बीच, इस पूरे लैंडस्केप के जो बीच की सेक्सुअल आइडेंटिटीज़ हैं, जो जेंडर आइडेंटिटीज़ हैं, LGBTQ वो प्लस, उन सबको भी देखना पड़ेगा. तो वी आर व्हाट वी आर मेड, नॉट नेसेसरीली व्हाट वी आर बॉर्न एज. और ये प्रोसेस दुर्भाग्य से और सोशल कैटेगरीज पे भी लागू होता है, कास्ट पे लागू होता है, कम्युनिटी की आइडेंटिटी पे लागू होता है, बहुत सारे मामलों में तमाम सोशल कैटेगरीज पे लागू होता है. दिस इज़ हाउ वी आर कंस्ट्रक्टेड टू बी प्रिसाइज. और इनफैक्ट कई बार हम किसी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी हो जाते हैं. सो जैसे कि एक हमारी एक रिलीजियस आइडेंटिटी है, सपोज़ कि मैं ये मान के चलता हूँ आई एम हिंदू, आई एम मुस्लिम, आई एम सिख, आई एम ईसाई, और एक तरफ एक ही आइडेंटिटी भी है, आई एम अ ह्यूमन बीइंग. सो कई बार हम देखते हैं कि रिलीजन के नाम पे या किसी छोटे मोटे एक रिलीजियस इश्यूज़ पे लोग एक दूसरे को मारने के लिए तक तैयार हो जाते हैं.
तो आपको ये लगता है कि ये लेयर्स में रहती हैं आइडेंटिटीज़, और जिससे हम सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड हैं वो उस मोमेंट पर ट्रिगर होकर के वही हमें कंट्रोल करने लगती है? तो ये ब्यूटीफुली प्लेस्ड इट, जिस तरह से आपने कहा बहुत खूबसूरत तरीके से कहा है। हम लोग इसे जब हम आइडेंटिटी पढ़ाते हैं तो इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं जी। जिसका मतलब है कि हम मल्टीपल आइडेंटिटीज़ के व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए मैं पुरुष हूँ, मेरी एक जाति है, मेरा एक धर्म है, मेरा एक देश है, ये सब मेरी आइडेंटिटीज़ बना रही है। अब इनमें से कोई सी एक आइडेंटिटी किसी एक एक्सटर्नल या कभी कभी इंटरनल लेकिन जनरली एक्सटर्नल स्टिमुलस पर रिएक्ट करते हुए अचानक इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अचानक मेरा पुरुष होना मेरे हिंदू होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राइट। ठीक है, और उस पुरुष होने वाली आइडेंटिटी पे मैं जो पुरुषोचित व्यवहार है या वेरिएशन है या डेविएशन है या बुरा व्यवहार है वो मैं करने लगूंगा। इसलिए जब मैं क्लास में इसे हैंडल करता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ हमारी आइडेंटिटी दो तरह की होती है। एक जो हिंदी में बोला जाता है प्रदत्त अस्मिता है, यानी योर गिवन आइडेंटिटी, यू नेवर अप्लाइड फॉर इट, यू नेवर वर्कड फॉर इट, you were born as Hindu, you were born in India, so you are condemned to hate Pakistanis. कोई कारण नहीं है, आप चूंकि इस देश में पैदा हुए इसलिए आपकी मजबूरी है कि अपने जैसे उस बॉर्डर के दूसरे वाले लोगों से आपको नफरत करनी। सेम अप्लाइज टू योर रिलीजन, कास्ट एंड अदर थिंग। जिस आइडेंटिटी को हासिल करने में आपका इतना सा बित्ता भर भी कोई योगदान नहीं है, उस पर ना तो घमंड करने का कोई औचित्य है और ना ही शर्मिंदा होने का। ठीक है ना, मान लीजिए आप एक सो कॉल्ड लोअर कास्ट में पैदा हुए, क्या आपके हाथ में था? नहीं। सो नीड नॉट फील अशेम्ड फॉर इट, राइट? सो जो आइडेंटिटी गिवन आइडेंटिटी है उसमें न तो शर्मिंदा होने का कोई मतलब है, ना कोई गर्व लेने की बात। गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ, क्यों भाई? पाकिस्तानी भी गर्व से कहेगा मैं पाकिस्तानी हूँ, क्या मतलब हुआ इस बात का? सो अप्लाइज फॉर हिंदू और मुसलमान। लेकिन दूसरा आइडेंटिटी भी होती है, जो आइडेंटिटी हम एक्वायर करते हैं, जिसे हम अर्जित अस्मिता कहते हैं। उसके लिए आपने मेहनत की। मान लीजिए आप कहें कि आप डॉक्टर योगेंद्र हैं, आपने PhD हासिल की है, यू वर्कड फॉर इट, देन मे बी कह रहा हूँ केवल, बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन मे बी, मैं डॉक्टर विजयन चौहान हूँ, दिल्ली की गरीब बस्ती से पैदा होकर आगे तक पहुँचा, मैंने PhD की, तो एक बार को मेरे मन में ये आ सकता है कि यार मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, ये भी कोई घमंड की बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी अर्जित अस्मिता है। अर्न किया। हाँ, मैंने अर्न किया है। सो मे बी आई एम एंटाइटल्ड, अ लिटिल बिट एंटाइटल्ड, बट नॉट फॉर द गिवन आइडेंटिटीज। और आई थिंक इसी को यूज़ करते हुए जो आपने शुरुआत में पोलराइजेशन की बात की थी, तो आई थिंक कई बार चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, सब तो नहीं बट मैक्सिमम लोग शायद इसी के बेसिस पे डाइसेक्शन कर देते हैं सोसाइटी का, कि एक आइडेंटिटी वाले लोग इधर हो जाएं, एक आइडेंटिटी वाले उधर हो जाएं। क्वाइट ऑब्वियसली इट सूट्स देम। मतलब देखिए, और मतलब चलिए, राजनीतिक तो बहुत प्रिय पंचिंग बैग है, सर पूरा मिडिल क्लास पॉलिटिशियन बुरे होते हैं उनका, लेकिन आप ईमानदारी से देखें तो केवल वहीं तक सीमित नहीं है। मतलब मान लीजिए आपके परिवारों में कोई बच्चा आके कहे कि मैं दूसरे फेथ की लड़की से या लड़के से मुहब्बत करता हूँ, या LGBTQ कम्युनिटी, मैं मान लीजिए कोई कहे कि मैं होमोसेक्सुअल हूँ, अचानक आपके अंदर से सींग निकल आते हैं। आपके लिए उसे एक्सेप्ट करना माता पिता के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है? क्योंकि हमें बताया गया कि हमसे भिन्न जो है, अपरिचय जिससे है, उसे हमें सावधान रहना है, उसे हमें दूर रहना है, ज़रूरत पड़े तो उसे हमला कर देना है, उसे ख़त्म कर देना है, उसे निपटा देना है। वी आर स्केयर्ड बिकॉज ऑफ आवर ओन इनसिक्योरिटीज। तो इफ़ यू आर एबल टू हैंडल इट, द वर्ल्ड बिकम मोर ब्यूटीफुल। इसको कैसे सीख सकते हैं आपके हिसाब से? क्या मतलब के स्टेप्स हो सकते हैं कि इस चीज़ से लोगों को बाहर लाया जा सके? What steps can be taken? Which we unfortunately have nurtured for generations. First of all, we should not start expecting that it will vanish in a day. To begin with, what we can do is, जैसा मैंने कहा, अपरिचय जो है वो आम तौर पर तमाम किस्म की आशंकाओं और संदेह का मुख्य कारण होता है। तो जो आपसे भिन्न है, पहले आप उसे जानने की कोशिश कीजिए। Yes, उसको डिस्कार्ड करने के बजाय। मतलब और तमाम चीज़ों में, आपकी फूड चॉइसेस से लेकर कपड़ों तक, आपकी जाति धर्म से लेकर देश तक, जो
आपसे भिन्न, अगर आप भारतीय हैं तो सोचिए जरा, जानने की कोशिश कीजिए कि यार श्रीलंकाई लोग कैसे होते हैं या यूरोपीय लोग कैसे होते हैं। जैसे ही परिचय के लिए आपका थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, आप पाएंगे कि आप कम कट्टर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि ख़त्म हो जाएगा, एक पीढ़ी में शायद ख़त्म नहीं होगा। और दूसरा, जैसा हमेशा कहते हैं कि अंधेरे को प्रकाश ही दूर कर सकता है, नफरत को प्रेम ही दूर कर सकता है। जब मौका मिले प्रेम को खुलकर व्यक्त कीजिए। प्रेम छिपाने की चीज़ नहीं है, नफरत छिपाने की चीज़ है। हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। नफरत को हम छाती पीट पीट के दिखाते हैं, बकायदा रोड पे गाड़ियां जला जला के दिखाते हैं। गाड़ियां जला के, गाड़ियों पर लिख कर, ठीक है। और प्रेम को हम छिपाते फिरते हैं। जी 14 फरवरी हुई, डंडे लेके चल देंगे। अरे यार, प्रेम है दोस्त, ठीक है ना। तो प्रेम को व्यक्त कीजिए, ताकत से व्यक्त कीजिए। नफरत को अभी थोड़ा सा दबा सके तो अच्छी बात है, पर छिपा तो लीजिए कम से कम। शर्मिंदगी की बात है, उस पर गर्व मत कीजिए। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया कहा आपने। और एक और चीज़ कि लोग इंटरव्यूज़, आप इतने सारे मॉक इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो एक जो एंग्जाइटी रहती है एग्ज़ाम से पहले या इंटरव्यूज़ से पहले, जो बंदा अपना कॉन्फिडेंस खो रहा होता है, सो हाउ दे कैन हैंडल देयर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम इन दोज मोमेंट, स्पेशली जब वो एंक्शसनेस आ रही है। मैंने कई लोगों में देखा कि जब घर में तैयारी कर रहे हैं दे आर वेरी गुड, बट जैसे ही जो मेन जगह पे जाते हैं वहाँ पे दे मेस्ड अप। सो इसको कैसे डील किया जाए? खैर, मेरे साथ तो ये बहुत बार होता है। मतलब मुझे बहुत खुर्राट और खूंखार किस्म का इंटरव्यूअर माना जाता है। तो आई हैव सीन पीपल बिकमिंग वेरी एंग्शियस। In fact, I cannot share, but the thing is, I have seen people getting really miserable. Right. People crying, properly crying. I have seen people literally pissing, and other things. Yes. So, and it is primarily because of that setting. But at the same time, एक बड़ी वजह ये भी है कि जब हम किसी चीज़ को किसी अन्य चीज़ की, भविष्य में आने वाली चीज़ की प्रीकर्सर या कंडीशन की तरह देखना शुरू करते हैं, तो हम उससे डरना शुरू करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए मैं पहले से ये सोचूंगा ये बात कर रही, ये होगा वो होगा, एंड आई स्टॉप एन्जॉइंग द एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो क्या होगा? मैं बहुत एंग्शियस बातचीत कर रहा हूँगा, मैं बहुत तनाव में होऊंगा। बट इफ़ यू स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस, तो क्या होगा? अचानक आप सहज हो जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, आपको अपने ऑडियंस की या जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आंखों में चमक दिखाई देने लगी। आप यू आर एबल टू सी इनटू द आईज ऑफ द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, ठीक है ना। ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगी? द मोमेंट यू स्टार्ट एन्जॉइंग द प्रोसेस। इसलिए फिर से वही, किसी भी चीज़ को उससे पहले वाली चीज़ का रेहन नहीं मानना है, उसका मॉर्गेज नहीं मानना है, गिरवी नहीं मानना है। मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं, इसकी कंडीशन है ये वाला इंटरव्यू, इसलिए मैं इस इंटरव्यू को बर्बाद कर दूँ, कोई मतलब नहीं। आप कहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको किसी ने खैरात में मौका नहीं दिया है कि आप इंटरव्यू दीजिए। आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, मुश्किल एग्जाम क्लियर किया, तब आपको मौका मिला, यानी कि एक अचीवमेंट है। और अचीवमेंट में क्या होना चाहिए? आपको उस मोमेंट ऑफ अचीवमेंट को एंजॉय करना चाहिए। कितने लोगों को धौलपुर हाउस जाके इंटरव्यू देने का मौका मिलता है? इतने से। आपको मिल रहा है, आप उसे एंजॉय नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि इसके इंटरव्यू के आधार पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा। फोकस आने वाले रिजल्ट पे रख रखा है। वही That's how missing the present. उसमें हमेशा उस फिल्म का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको चक दे इंडिया मूवी याद हो, जब वो फाइनल, शाहरुख खान पहले खूब अच्छे से बताते हैं ऐसे खेलना वैसे खेलना, जब फाइनल खेलना होता है तब वो टीम को बुलाते हैं, कहते हैं आज मैं नहीं बताऊंगा कि कैसे खेलना है, क्योंकि उसने खुद भी उस लेवल पे नहीं खेला। वो कहते हैं कि लेकिन अगर अगले 70 मिनट, 35 मिनट के 2 हाफ, अगर आपने पूरे आनंद के साथ एंजॉय करते हुए हॉकी खेली, तो अपनी ज़िंदगी की बेस्ट हॉकी खेलेंगे और फिर कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट आई से, व्हेन यू आर इन द मोस्ट एंग्शियस मोमेंट, एंजाइटी से भरे मोमेंट में, स्टार्ट एंजॉइंग इट। अगर आपको विजेंद्र सिंह चौहान बहुत खूंखार इंटरव्यूअर दिखता है, सामने बैठ के उसके मजे लेने शुरू कर दो। क्या भाई यार, ये खुद ही टेढ़ा बैठा हुआ है। द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट, सडनली यू विल बी लाइटर, ठीक है ना, यू विल बी लाइटर एंड स्टार्ट एंजॉइंग इट। द एंजाइटी विल disappear. I cannot claim that it will disappear totally. Right. Honestly, but at least it will be in control. But you'll be in control of the situation.
एंड वंस यू आर एंजॉइंग इट, तो बाद में जो भी होगा वो 35 मिनट, वो 70 मिनट आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आप सारी ज़िंदगी उसे खुश होकर याद रखेंगे, यार जो हुआ वो हुआ, लेकिन उस 35 मिनट में मैंने बोर्ड के साथ मज़ेदार बातचीत की। लवली। सो आई थिंक कई बार वो जो बात भी करते हैं ना कि दैट एक्सेप्ट द अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता उसको अगर एक्सेप्ट कर लें, तो जो फियर और एडवेंचर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक्सेप्टेंस का ही है। द मोमेंट वी एक्सेप्ट फियर इज ड्यूरिंग द स्काई डाइविंग, व्हेन आई वाज डूइंग स्काई डाइविंग इन दुबई, 14,000 स्क्वायर फीट पे हम ऊपर थे, वहाँ से फिर बाद में नीचे कूद रहे थे, तो उस मोमेंट पे इतना डर अपने पीक पे था बिल्कुल। बट जैसे उस मोमेंट को एक्सेप्ट किया एंड सडनली इट बिकेम एडवेंचर, वो 8-10 सेकंड का फॉल ऐसा लग रहा था कि मजा आ गया जिंदगी में, must have been beautiful, मजा आया। सो जस्ट एक्सेप्ट कर लें तो शायद डीप बात बन जाएगी। सो नाउ विल गो फॉर द रैपिड फायर राउंड विथ विजेंद्र जी। सो रेडी सर? आई डोंट नो। So if you could interview any historical figure, Mr. Ambedkar. what is the most unexpected answer you have received in an IAS mock interview? The most interesting was when IPS candidate, I mean person who wanted to aspire to become IPS, said कि उसको ठीक करना इसलिए बनना है। Lovely. If you had to write a poem about your experiences as an interviewer, what would be the first line? मोहब्बत। Mohabbat. Good. Funniest moment while taking an interview? Funniest moment again was when I was giving a feedback to a candidate and the candidate said, मैं तो ऐसी ही हूँ, अगर लेना होगा तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। The most rewarding part of your job as an interviewer? It's the diversity of the whole process. Every year I become a wiser person and I learn from my candidates. The candidates teaches me a lot. Most of the time they say कि उन्होंने मुझसे बहुत सीखा है. They don't realize कि उन्होंने कितना सिखाया है. Beautiful. What is the first thing you notice about someone when you interview them? Primarily I notice one thing the most. Notice means look for. And that is whether or not the person has common sense. And trust me, the common sense is becoming very uncommon. True, that's really true. So if you could implement one change in the Indian education system, what would it be? Making the education more inquiry based is something I would like to incorporate, and inclusive education rather than segregating rich and poor, boys and girls, this and that. It should be inclusive. Best movie you have seen that depicts the life of an IAS officer? Not really a movie person, honestly speaking. So not many movies I can think of, especially IAS officers. No, IPS, there are a couple and I hate them, the Gangajal and all. So okay, we'll take that. Your favorite comfort food during a long day of interviews? good food is where I can have soft chapatis, and less spicy dal, which is very difficult to arrange for these people actually. For last couple of years, they have been giving me home cooked food because of this. Beautiful. बाहर से तो लेना बहुत मुश्किल है ये चीज़. If you could time travel, which period in Indian history would you love to go? If I have to go in past, I would like to go to the medieval history, medieval period, the Mughal period and all. Because so much halla gulla is around, I would like to see myself of that period. Lovely. If not an academic, an interviewer, what would you be in parallel universe? I would love to be a traveler, one. This is something I enjoy. Or I always think of becoming a truck driver who has books in the truck. But I don't know, that's difficult to achieve. Beautiful. Dharma or karma? Well, dharma तो कोई मुझे कल्पना में भी नहीं सोचेगा. So obviously it will be karma. Speech of Swami Vivekananda or Kabir के दो है? Kabira, always. Vivekananda is essentially overhyped. Okay. Look at that speech. Apart from that कि गोरों को प्रभावित कर लिया, there is very little that you can take pride in. And Kabir changed society. Lovely. Any movie that you can watch over and over again? There's several. Nottingham Hill is beautiful.
And similarly, there's this Three Idiot is wonderful. I enjoy that. Chak De India I've seen at least 5-6 times. Your go-to music artist when you need some motivation? Apart from M, there's nothing common for me. Lovely. So street food that always gets you drooling? There's several. There's several. Delhi food, anything. Chandni Chowk is my area. Matar kulcha is wonderful. Kachoris, I mean, salivate. Everything. Any childhood memory that is still fresh in your mind? I would like to share, if you're giving me an opportunity, which is not really a very nice thing. I used to travel in 234 नंबर की बस. 234 नंबर की बस जो है वो ट्रांसियम लेके जाती है गरीब मजदूरों की बस्ती वाले इलाके में, और मैं शाम को 6-7 बजे आया करता था. तो बसें बहुत गर्मी भरी बसें होती हैं, तो खिड़की के बाहर छोटा सा बच्चा अपना निकाल. And I do remember somebody spat that bun, and it was all on my face. That moment, at least 40 years has passed. Right. I still remember, and I remember, and whenever I talk about it, even think about it, मेरा हाथ अपने आप अपने चेहरे पर जाता है. You can understand, I did nothing wrong. I was merely standing, but this was this moment. And that's why it is important to understand कि जब हम कहते हैं कि किसी लड़की के साथ बदतमीजी हुई, वो इतने दिनों बाद क्यों बात कर रही है, उसने उसी समय क्यों नहीं बोला. You're getting? I know this, that if something happened, something of that sort happened to you, it may take decades, forget about years, to wash it off. You'll never be able to wash it off. So be sensitive to that. I learned it from that moment, and whenever I see anything of that sort, किसी और के साथ उसके जीवन के से, I'm able to relate that. So sometimes you learn from dirty feelings rather than not necessarily that, as we said, सब कुछ Facebook वाला positive चमकदार. So this is one moment I keep sharing whenever I get to, and it is very difficult to share. It is always difficult to share because I feel as if it is still on my face. I have to wash it off. Lovely. And last question rapid fire में, आपके जो दोस्त हैं वो आपको कैसे देखते हैं? Thankfully, I have diversity in friends, and I love that part. And all of them they used to look at me indifferently off late because of that I'm becoming some kind of a recognizable face. They have started teasing me a lot now. But लेकिन अब मेरे दोस्त मुझे थोड़े से बातूनी किस्म के व्यक्ति के तौर पे देखते हैं, लेकिन आम तौर पर एक ईमानदार, मैं मानता हूँ कि शायद मुझे वो एक ईमानदार दोस्त की तरह देखते होंगे. एंड आई एम अ वीक फ्रेंड. दिस इज़ व्हाट दे प्रोबेबली अंडरस्टूड कि मैं बहुत कमज़ोर दोस्त हूँ. ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनको सहारा दे सकने वाला दोस्त हूँ. बहुत बार शायद मैं डर जाता हूँगा या मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता हूँगा. बट लव इज़ व्हाट दैट स्टिल परसिस्ट. लवली. और लास्ट में एनी 3 एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू आवर ऑडियंस, स्पेशली जो यूथ है अपना करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं, एनी 3 एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम? एज आई सेड, नंबर 1, प्लीज़ ज़िंदगी की अहमियत को समझिए. No career, nothing is more important than that. Second, please do a diversity audit of your life. आपकी ज़िंदगी में आपसे भिन्न तरह के कितने लोग और चीज़ें हैं. क्या सब लोग आप ही के ज़िले के, आपकी जाति के, आपके धर्म के लोग ही आपके आसपास हैं? Then it is recipe for disaster. Change it. It is really, really important. Third is, no matter how successful you are, what is going to matter is how sensitive you are. Lovely. So thank you so much, Vijender ji, for coming on our show and giving so deep insights. I'm sure that people will be very enriched after this conversation. Thank you so much for Pleasure coming. was all mine. I learned a lot from you as well. I hope I'll be able to implement some of it in my life. Thank you. Thank you. Thank you.